गारंटी साथ हम आपको बोलने का क्योंकि किसी और से आपको समझ नहीं आओ मेरा गारंटी जहां पर मुझे बता दिया उसी जगह कमेंट में मेरे को एक अच्छा रिजल्ट देना अगर ये फॉर्मूला आपको कर दिया। चलिए तो टू टाइप्स की एपी हमारे पास होती है। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिस चैप्टर का नेम है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर आपको इस चैप्टर की बिल्कुल जीरो से एडवांस तक की जितनी भी डिटेल्स है वो सभी प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से जीरो से एंड तक, स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल अच्छे से वॉच करिएगा और अपने साथ ध्यान रखें नोट्स बनाने के लिए पेपर और अपने पेन्स अपने साथ रखें। ठीक है, तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नेम है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक्स में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहली बार होता क्या है। ठीक, अगर हम बात करें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक वर्ड होता है पैटर्न। क्या होता है? पैटर्न। अब ये पैटर्न होता है जब भी किसी भी नंबर्स, जब भी हम एक से ज्यादा नंबर्स लेते हैं और इनमें एक रिलेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रिलेशन। वो रिलेशन उन नंबर्स के बीच में किसी ना किसी प्रकार के पैटर्न क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 3, 5, 8, 7 और आगे कंटिन्यूस इसको इंक्रीज किया, तो इन नंबर्स में हमें क्या मिलता है? एक पैटर्न मिल सकता है। ठीक है, आपने देखा हो आपके बैंक अकाउंट में किसी मंथ 1000 रुपीज आप डिपॉजिट करते हैं, वो कुछ समय बाद 1200 हो जाता है, कुछ समय बाद भाई 1250 हो जाता है। मतलब ये कंटिन्यूसली ऐसे करके बढ़ता जाएगा, कंटिन्यूसली ऐसे करके इंक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ पर भी कोई ना कोई ऐसा रिलेशन है जिसके कारण नंबर्स इस प्रकार से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम पैटर्न। जब नंबर्स में एक से ज्यादा नंबर्स में ये हमें क्या मिलता है? एक रिलेशन मिलता है और उस रिलेशन के आधार पर ही, अकॉर्डिंग टू उस रिलेशन, ठीक है, उसी रिलेशन के आधार पर आगे वाले नंबर्स भी डिसाइड होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न। क्या बोलते हैं? पैटर्न। ठीक है, पैटर्न में रिलेशन जरूरी नहीं नंबर्स का इंक्रीज भी कर सकता है या फिर डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, पैटर्न में जितने भी नंबर्स होते हैं इन सबको हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। ठीक, तो पहला वाला नंबर फर्स्ट टर्म, सेकंड वाला सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, नेक्स्ट फोर्थ टर्म, ऐसे करके नेक्स्ट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। मतलब एक पैटर्न में जितने भी नंबर्स पाए जाते हैं वो नंबर्स को हम टर्म से रिप्लेस करते हैं, मतलब टर्म के नेम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एपी की, इसको शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना हम बच्चों एपी कहते हैं। ठीक है, तो एपी की अगर हम बात करें तो एपी एक स्पेसिफिक टाइप का ऐसा पैटर्न है, स्पेसिफिक टाइप का ऐसा पैटर्न है जिसमें नंबर्स जो होते हैं उनके बीच का रिलेशन होता है, या तो वो क्या होता है हमारा एडिशन होता है। क्या होता है? एडिशन। या होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। मतलब या तो कोई चीज लगातार इसमें जोड़ी जा रही होगी, ऐड की जा रही होगी, या फिर लगातार कोई जो नंबर होगा वो सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं एपी का। तो अगर हम देखें तो 3, 5, 7, 9, 11 और दैट्स कंटिन्यूसली चलता चलेगा। ठीक है, तो एपी में आप ध्यान समझे, ये नंबर्स पहले 3 था, तो 3 में हमने ऐसा क्या किया कि 5 आ गया। 3 में आप देखेंगे फिर 2 का प्लस किया, 2 को क्या किया? ऐड किया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट नंबर फिर 2 को ऐड किया, नेक्स्ट नंबर फिर से 2 को ऐड किया, और ये नंबर्स जो आगे आने वाले होंगे, मतलब 11 के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा नंबर आएगा तो आप बता सकते हैं सर वहां पर 13 आएगा, क्योंकि जिसमें अभी हमें क्या करना है? 2g प्लस करना है। तो एपी एक स्पेसिफिक टाइप की ऐसा पैटर्न होता है जिसके टर्म्स का जो रिलेशन होता है उसमें या तो एडिशन कंटिन्यूसली होगा या फिर कंटिन्यूस सब्ट्रैक्शन होगा। याद रखना आपको, ऐसा नहीं होगा कि एक बार ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट करेंगे, या तो जो पहला वर्ड है एपी का पहला ऐड तो भाई कंटिन्यूसली सभी में कंटिन्यूस चलता चला जा रहा होगा, या फिर सभी में सब्ट्रैक्ट किया जा रहा होगा। ठीक है, अगर हम जैसे बोले 11 के बाद हमने बोला 8 आया, तो इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है? 3। तो बाद में फिर से कितने का? 3 का ही डिफरेंस सब कंटिन्यूसली लगातार यहाँ पर चलता रहेगा। इसमें नंबर माइनस में, डेसिमल में या फ्रैक्शन में किसी प्रकार के वेरिएबल नंबर्स भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन रिलेशन आपको हमेशा याद रखना है कि एपी क्या होता है जिसमें कंटिन्यूसली या तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किया जा रहा है। ठीक है, पहले बच्चों एपी क्लियर है? ओके, एपी जो होती है वो मेनली हमारी एपी जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। ठीक है बच्चों, ये चीज ध्यान रखना, आपको याद रखनी है कि जो
मैक्सिमम टीचर्स होते हैं यहाँ पर, वो ये चीज आपको नहीं बताते हैं कि एपी जो होती है, एपी को डायरेक्टली क्या करते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फॉर्मूला कराते ही आपको कंटिन्यूसली काम कराना चालू कर देते हैं। लेकिन आपको डिटेल्स अगर होती है तो आप आगे आने वाली जो क्लासेस या फिर बेसिक से चीज सीखते हैं तो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा करिए और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन तक भी ये चीज शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो टू टाइप्स की एपी हमारे पास होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। क्या होती है? इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट एपी बच्चों उसको बोलते हैं जिसका सबसे लास्ट का टर्म हमको पता है। मतलब फाइनाइट एपी में अगर हम यहाँ पर बात करें, ऐसे करके एपी लिखी हुई है, हमने बीच में डैश लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने सबसे लास्ट में जो नंबर आ रहा है, सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, नंबर 20 है। तो सबसे लास्ट का नंबर अगर हमें पता है तो वो कहलाएगा फाइनाइट एपी। और अगर सबसे लास्ट वाला नंबर हमें नहीं डिफाइंड होता है, जैसे हमारी एपी लास्ट में डैश ना है, मतलब कंटिन्यूसली चलती चलेगी, इसका कोई एंड नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट एपी। ठीक है बच्चों, तो हमारी दो टाइप की एपी होती है, एक फाइनाइट और दूसरी इनफाइनाइट। फाइनाइट एपी कौन सी कहलाती है? जिसके लास्ट का टर्म हमें डिफाइंड रहता है, हमें पता होता है। और इनफाइनाइट एपी जिसके लास्ट का टर्म हमें पता नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब एपी से रिलेटेड हम यहाँ पर कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं कि क्या क्या चीज हमें एपी के बारे में पता होती है। सर एपी की डेफिनेशन तो आ गई, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो एपी से रिलेटेड आते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें और इसके बारे में जानने की जरूरत है, देखते हैं। एक एपी में याद रखना सबसे पहले आपको क्या क्या समझना। पहला, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स को डिफाइन करते हैं एन से, जो बताता है कि एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने वहां पर मौजूद हैं, कितने वहां पर अवेलेबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है डी, मतलब दो एपी के जो टर्म्स हैं, जो भी दो टैग है वो भी सक्सेसिव टर्म्स है, मतलब जस्ट बाद वाले दो अगल बगल वाले टर्म्स है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इसको हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस की तरफ से डिनोट कैसे करेंगे? डी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट आता है जो आपका वैल्यू ऑफ टर्म्स, वैल्यू ऑफ टर्म, ठीक है। देखो याद रखना बच्चों, एक पूरी एपी के लिए एक ही एन की वैल्यू होती है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पूरी एपी के लिए बराबर रहेंगे, अगर 10 है तो 10 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन वैल्यू ऑफ टर्म, हर टर्म की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो पहली वाले अगर टर्म की हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं, याद रखना जो A1, या फिर अब आपकी बुक्स, मैंने बोला ना कि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको नए नए यहाँ पर नेम्स मिलेंगे। इसको A1 भी बोलते हैं, A0 भी लिख कर आ सकते हैं, या फिर ए भी लिख कर आ सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही आपको याद रखना है। 1 लिखा है, 0 लिखा है, ए लिखा है, तीनों का मतलब एक ही है कि नंबर टर्म तो पहले वाले की बात कर रहा है। फिर होता है A2, फिर होता है A3, ऐसी कंडीशन फिर आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू किसकी है? 3, ये है A1 की, फिर किसकी है? A2 की, फिर किसकी है? A3। जैसे मैंने आपको कहा था जो नंबर ऑफ टर्म जो लिखा हुआ है, जिस नंबर पर पोजीशन है उसकी, नंबर की जो पोजीशन है भाई उसकी वैल्यू का नंबर होगा, मतलब A1 A2 A3 ऐसे करके आपको याद है, ठीक है। हम जब वैल्यू पुट करेंगे ध्यान रखना यही करेंगे, लेकिन आपको कभी कभी क्वेश्चंस में जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें मिल सकती है, तो रिमेम्बर जरूर रखना चाहिए, भूलना नहीं है, ठीक है। तो फाइनली हम इतनी चीजें अब जो डिफाइन कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड अब कुछ यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, जिससे आपको ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए बच्चों नोट करते रहिएगा साथ साथ में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ध्यान रखना बीच में, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर काम करा सकते हैं, बाद में इसको नोट कर लीजिएगा। और जैसा बताया है, आप अगर हमारी वीडियोस के साथ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कहीं और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमारी वीडियोस में आपको प्रॉपर जितना भी है कि इंट्रोडक्शन है, उसके बाद उसके क्वेश्चन है, उसके सैंपल पेपर या पीवाईक्यूज भी हमारे यहाँ सॉल्व कराए जाते हैं, तो उससे आप आराम से उसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा हो गया एपी, फाइनली एपी की इंट्रोडक्शन वगैरह हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन, तो चलिए पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन जो हमारा है एक हमने लिख दिया 3, 9, 15, 21 और कंटिन्यूसली से आगे बढ़ रहा है। पहले हमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है, क्या करना? आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, क्या क्या हमसे बोला गया है, इसका फर्स्ट टर्म बताओ,
इसमें डिफरेंस कितना है वो बताइए, क्या बताइए डिफरेंस। और अगर हम यहाँ पर बोले इसका थर्ड टर्म बताइए, कौन सा बताइए, थर्ड टर्म। कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, इतना सिंपल क्वेश्चन, इतना सिंपल। फर्स्ट टर्म हम जानते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहले नंबर पे लिखा है, जिसको हम डिनोट करते हैं A1 से, इसकी वैल्यू क्या है 3, हो गया। नेक्स्ट थर्ड टर्म को कितना है, A3 15, लो ये भी हो गया। अब डिफरेंस क्या होता है, तो डिफरेंस के लिए एक फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लिख लेना, डिफरेंस जो होता है वो उसके सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस होता है। मतलब या तो हम A2 माइनस A1 लिख सकते हैं, सक्सेसिव टर्म मतलब जो जस्ट बगल वाले टर्म, जस्ट बाद वाले, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं A3 माइनस A2, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं A4 माइनस A3। इसमें याद रखना बच्चों, हमेशा हर बार आपको याद रखनी, हर बार डिफरेंस की वैल्यू सेम आएगी। जब किसी भी क्वेश्चन में आप कोई से भी दो टर्म बगल बगल वाले ले सकते हैं, उनको माइनस डिफरेंस करके उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्या आएगी, सेम। तो यहाँ पर आप जैसे चाहे इन दो टर्म को लेते हो तो डी निकाले, हम लिखेंगे A2 माइनस A1, और आप चेक करेंगे तो 9 में से 3 गए, 9 में से 3 का आंसर कितना आया, 6 आया। तो ये होगी हमारी फाइनल वैल्यू डी, क्या होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने छोटा सा यहाँ पर फाइनली कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ गया, चैप्टर तो बड़ा ही इजी है, चैप्टर तो इतना इजी है, बस इसको अच्छे से आपको समझ कर करना, चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाँ बच्चों नोट करना है, ध्यान रखना है, कुछ चीजें क्वेश्चन चाहे आप नोट ना करिए, लेकिन जो भी फॉर्म ले या फिर डिटेल्स आपको देता हूँ तो उनको आपको नोट जरूर करना है, कि नोट करेंगे तभी आपको बेटर फील होगा और आप अच्छे से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और फिर उसके बाद अपनी बुक्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपकी जब किसी भी स्टेट बोर्ड की बुक हो, चाहे आपकी एनसीईआरटी बुक हो, चाहे आपकी कोई भी प्राइवेट बुक्स हो, किसी से भी आप करेंगे, इन फॉर्मुलों का यूज आपको वहां पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नोट जरूर करना है आपको। नेक्स्ट है हमारा, जैसे हमने बोला आइडेंटिफाई टर्म्स को हमने करना सीख लिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो बच्चों आता है वो आता है आपका कि चेक करने के लिए कि कोई अगर आपको पैटर्न दिया गया है 3 7, हमने बोला 11 15, उसने पूछा बताओ ये एपी है कि नहीं है, मतलब चेक डेट, चेक करना है कि ये एपी है या फिर नहीं। चेक करने का क्या सिस्टम होता है हमारे बच्चों, समझना, हम यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे हर सक्सेसिव टर्म के, क्या निकालेंगे, डिफरेंस, और सभी डिफरेंस की वैल्यू अगर सेम आती है तो वो एपी है, वरना नहीं है, वरना नहीं है, ठीक है, सिंपल। सबसे पहले हमने डी निकाला जो क्या होगा A2 माइनस A2, ठीक है, पहले इन दो टर्म का, ठीक। जैसे हम निकाले कितना आया 7 माइनस 3 किया 4 आया, फिर हमने एक और बार डी निकाला इन दो टर्म्स का, तो 11 माइनस 7 किया। अच्छा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या लिखा हमने, A3 माइनस A2, ये कितना आया 11 माइनस 7, फाइनल कितना आया 4 आया। फिर हमने डी फाइंड किया लास्ट इन दो टर्म्स का, A4 माइनस A3, कितना आया यहाँ पर 15 माइनस 11, आंसर कितना है 4। आप देखेंगे डी की वैल्यू तीनों में सेम है, डी की वैल्यू तीनों में सेम है, तो हमें क्या लिखना है, यस इट फॉर्म आ एपी, इट्स फॉर्म, इट फॉर्म्स एन एपी, ठीक है, मतलब ये एपी को फॉर्म करता है, जो पैटर्न हमें दिया गया ये एक एपी है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको दो क्वेश्चन यहाँ पर दूंगा जिसका आपको आंसर मुझे बताना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेसिफाई किए हैं ताकि आप यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, मुझे पेपर्स के लिए भी आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनमें कहीं ना कहीं लॉजिक होता है, तो याद रखना। दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, पहला 2 4 7 9 11, ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 3A 5A 7A 9A और 10। चेक आपको करना है ये बस एपी है नहीं है, याद रखना मैंने बताया था यहाँ वेरिएबल आ चुका है, वेरिएबल में आपको डरने जो होती है नॉर्मल जो आप करते हैं सॉल्यूशन कि 5A में से 3A घटाएंगे कितना बचेगा 2A बचेगा, तो यही आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। आपको याद रखना इनके आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं, और कोई जो प्रॉब्लम आएगी इसमें अगर कोई क्रिएट होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। हम यहाँ पर डाउट्स भी आपकी बिल्कुल क्लियर करते हैं, तो बने रहिए बिल्कुल वीडियो में, और हमारे साथ जो भी आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट में जरूर बताया, ठीक। और मैं आपको बता दूं बच्चों, हमारे ग्रुप में हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप ओपन किया है, और आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि उसमें मैथ ही नहीं, साइंस, इंग्लिश, सोशल और कंप्यूटर और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के बारे में नोट्स भी आप वहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं,
साथ साथ आपके डाउट है तो पर्सनल टीचर को आप मैसेज करके भी यहाँ पर पूछ सकते हैं, कॉल करके भी आप अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारी वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगा या आप कमेंट में बता देंगे तो मैं आपको ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पर एपी के बारे में कुछ क्वेश्चंस कर लिए। अब एपी का जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमने यहाँ पर सर कुछ एपी देखी, जैसे हमारी ये लिखी हुई है। ठीक है, आपने बताया सर ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म। मैं आपसे बोलता हूँ 10th टर्म निकालो। मतलब मुझे ये नहीं है ना 5वें नंबर पर, मुझे लगता है कि 10वें नंबर पर कौन सा नंबर है, कौन सी वैल्यू है, वो आपको फाइंड करनी है। सर ये कैसे फाइंड करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं हम एक एक करके जोड़ते हुए चले जाएंगे एक एक करके, तो हम एक डायरेक्टली फॉर्मूले के रूप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब वो देखिए कैसे। इसका फॉर्मूला होता है, वो होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो बच्चों मैंने आपको पहले बताया था ये इसका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म जो होंगे, डी मतलब जो डिफरेंस होगा, और ए एन वही वैल्यू है जो बोलती है कि किसी एक स्पेसिफिक टर्म की वैल्यू। ठीक, वैल्यू पुट करना सीखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे, अच्छे से देखिए। अगर मैंने आपको एपी दे दी 5 3 1 टेस्ट, मैंने बोला इस एपी में टोटल 20 टर्म है। कितने टर्म है? 20 टर्म है। कितने टर्म है? 20। और मैंने आपसे यहाँ से पूछा, याद रखना क्वेश्चन समझना, मैंने बोला इस पूरी एपी में 20 टर्म है, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, पहला क्वेश्चन वो था मेरा कि इसमें 10th टर्म की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? 10th टर्म की वैल्यू बताओ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये आएगा इसके लास्ट टर्म की वैल्यू बताओ। किसकी बताओ? लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करो। मेरे दो क्वेश्चन से यहाँ पर याद रखना, दोनों क्वेश्चन आपको समझनी है अच्छे से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर मुझे 10th टर्म की वैल्यू बतानी है तो पहले तो आपको सारी वैल्यू जो इसमें दी गई है गिवन डाटा के रूप में आपको लिखना है। ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 5। ये समझ में आ रहा है? पहला नंबर। अगर आप यहाँ पर डी निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में डी भी चाहिए, डी की वैल्यू कितनी दी गई है? डी निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 में से 3 गया, कितना आया? 2 आया, तो डी भी आ गया। थर्ड थिंग बोला है एन की वैल्यू चाहिए यहाँ पर। एन एन क्या होगा? जो नंबर ऑफ टर्म है, जो नंबर का टर्म है, कितना है? 10। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? 10। फॉर्मूला लगा दो, वैल्यू से बोल दो। अब ए एन की वैल्यू 10, मतलब हम एक 10वें टर्म, यही तो लिख के बोला है 10th टर्म की वैल्यू, तो ये क्या है? ए 10 मतलब 10th टर्म की वैल्यू, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 लिख दिया। नेक्स्ट प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू कितनी है? 10 है, 10 माइनस वन। मल्टीप्लाई में क्या है जानेगा? ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है बच्चों, ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई होती है। तो डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? हमारी 2 है, तो ये क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो कितना है? 5 प्लस 10 में से बन गया 9, 9 मल्टीप्लाई 2, तो 9 2 जा 18। बोर्ड में बच्चों आता है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे। 18 प्लस 5 कितना हो गया? 23। तो ये इसका आंसर है। मतलब फाइनल आंसर हमारा दिख रहा है कि मल्टीप्लाई सॉल्व करने में 23, तो 10वें नंबर पर कौन सा टर्म बैठा होगा? 23 वाला नंबर बैठा होगा। अब बच्चों अगर आप कहो कि सर हम तो इसको ऐड कर करके फाइंड कर सकते थे, तो अगर मैं आपसे बोलूं चलो बताओ बच्चों 340वां टर्म कौन सा होगा? 340 टर्म कौन सा होगा? तो तब तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना। तो याद रखना पैटर्न्स और फॉर्मूला जो भी कुछ बनाए जाते हैं तो कुछ लॉन्ग टर्म्स के लिए बनाए जाते हैं। मतलब आप एक दो वैल्यू का नहीं, एक आपको जो कितनी भी बड़ी आपको एप्लीकेशन मिल जाए वहां पर इस एक फॉर्मूले से आप आराम से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर और ये फॉर्मूले याद रखना आपके कॉम्पिटेंसी एग्जाम, अगर आप आगे कभी किसी पुलिस की या आर्मी की या किसी भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट जॉब की रेडी करेंगे तो वहां पर ये वाला चैप्टर मैं रियली बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है हमारे साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन हमने आपको ये करा दिया, अब एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। अगर यहाँ पर जैसे हमने बोला 10th टर्म तो हमने निकाल दिया, लेकिन सर लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म वाले का ध्यान समझे। सर ए की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, वो कितनी है? 5 है। डी की वैल्यू सेम रहेगी, 2 ही रहेगी, वो तो चेंज होती नहीं है। लेकिन लास्ट टर्म मतलब एन की वैल्यू चेंज हो गई है। अब 10 में एन की नहीं वैल्यू, सबसे लास्ट का टर्म कौन सा हुआ? सर इसमें कितने टर्म है? टोटल 20।
तो लेस देन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी हो गई 20, क्या हो गई 20। ठीक है, अब बच्चों एक बात याद रखिए, फॉर्मूला लिखा हुआ है एन बराबर ए प्लस ए माइनस, लेकिन अगर ये वर्ड लिखकर आ जाए लास्ट, क्या लिखा है लास्ट, तो आपको एन की जगह आप यहाँ पर एल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एल, कोई फॉर्मूले फर्क नहीं पड़ता है, बस ये चीज बताते हैं कि एल मतलब लास्ट टर्म और एन मतलब उसकी रेंज में कोई एक टर्म की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एल बराबर लिखा ए प्लस एन माइनस 1 डी, जिसमें ए की वैल्यू 5 है, एन की वैल्यू 20 है और डी की वैल्यू 2 है। तो 5 प्लस 19 मल्टीप्लाई 2, आंसर आया 5 प्लस 38, फाइनल आंसर बिकम 43। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना। ठीक है, बहुत सारे छोटी छोटी कैलकुलेशन चल रही है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एक एक मिनट में आंसर, एक एक मिनट में आंसर, चैप्टर भी इतना इजी आप खुद देखेंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट आपका आता है, मैं आपको ध्यान रखना, जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये बहुत एक लेंथी टॉपिक होता है सॉल्विंग करने के, लेकिन मैं आपको उस शॉर्ट ट्रिक के मेथड से कराऊंगा ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। एक शॉर्ट ट्रिक के मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा, जिससे आप इतनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आके है, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन टर्म। क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन टर्म्स। सर टर्म तो समझ गए क्या होता है, जो इसमें बीच में वैल्यू लिखी हुई है इनको बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं टर्म, लेकिन इनके बीच में रिलेशन, मैंने बोला 5 का 3 के साथ रिलेशन पता है, मैंने बोला 5 का 1 के साथ रिलेशन बताओ, 5 का जो 20 टर्म वैल्यू आई थी 38 के साथ रिलेशन बताओ, तब तो रिलेशन अगर हम वैल्यू में फाइंड करें तो पता है, लेकिन हम नॉर्मल वेरिएबल्स में आकर फिर हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन अगर हमें फाइंड करना है टर्म में, तो मैं आपको एक छोटे ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, बड़ी इजी मेथड से समझना। अगर जैसे मुझे एग्जांपल दिया गया A10 के पूछा है और बोला है A3 में रिलेशन बताओ, A10 और A3 में रिलेशन बताओ। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ क्या नंबर लिखा हुआ है 10, क्या लिखा हुआ है 10, तो 10 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3, 3 में 10 कैसे बन सकता है सर, 7 जोड़ देंगे तो बन जाएगा। तो मुझे क्या करना है इसमें 7 जोड़ना, क्या जोड़ना है 7, लेकिन 7 अकेला नहीं जुड़ेगा क्योंकि AP पढ़ रहे हैं, तो क्या जोड़ेंगे 7D, क्या जोड़ेंगे 7D। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूँ, जैसे मान लो मैंने 8 लिख दिया, मैंने बोला यहाँ पर A11 लिख दिया, मैंने बोला 8 और 11 रिलेशन बताओ, तो भी सिंपल है। 11 में बताओ हम क्या करें कि 8 आ जाए सर, 3 माइनस कर दे, क्या करते 3 माइनस, तो 3D को माइनस कर दिया, तो हो गया रिलेशन बन के रेडी, क्या बन गया रिलेशन बन के रेडी हो गया। तो देखिए बच्चों, एक और बार मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि क्या कर रहे हैं अभी हम, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखा हुआ A5 और मैंने बोला A5 और A3 में रिलेशन बताओ, तो आप समझो 3 में क्या करें कि 5 हो जाए, सर 2 को प्लस कर दो, 2 को प्लस कर दो, और 2 के साथ हम क्या लगाएंगे D लगाना है, सबको क्या लगाना है 2, हो गया। बस इतना सा आपको याद रखना है, क्या रखना है, इतना सा आपको याद रखना है। फॉर्मूला अगर हम इसको बनाएंगे तो ये बनता है, अगर आपको ए एम की वैल्यू बतानी है, दो नंबर है, एक ए एम और एक ए एन, मतलब दो अलग अलग टर्म है, इन दोनों की वैल्यू अगर आपको बतानी है तो ये होता है प्लस एम माइनस एन डी। ये एक रिलेशन बच्चों आपको याद रखना है, पेपर में बहुत ही ज्यादा ये काम आने वाला है, बहुत ज्यादा आपको पता चल जाएगा। ये केस स्टडी के लिए, कॉम्पिटेंसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले बता रहा हूँ, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको बुक में, मैं गारंटी इस बात की दे रहा हूँ, ये आपको बुक में या फिर कभी भी किसी नोट्स में भी आपको अभी तक ये फॉर्मूला देखने को मिला हो, मैं आपकी गारंटी देता हूँ। जहां पर हो मुझे बता दीजिएगा, उसी जगह कमेंट मेरे को एक अच्छा सा कमेंट लिखता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर जैसे दिया गया क्वेश्चन क्या आता है वो समझ लो। मैंने बोला सर A5, A5 की वैल्यू कितनी है 20 है, कितनी है 20, और A9, A9, A9 की वैल्यू मेरी 36 है, कितनी है 36। मैंने बोला A20 बताओ, कितना बताओ A20। अब फाइंड कैसे करना है सर, सुनिए ध्यान से एकदम, A20 फाइंड करना है सर, हमने एन टर्म वैल्यू फाइंड करनी है सर, एक फॉर्मूला बढ़ा था ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, यही फॉर्मूला लगाना है बच्चों यहाँ भी। ठीक है, लेकिन एन की वैल्यू 20 है, ये किसने बताया, ये नंबर समझ आ रहा है, नीचे 20 लिखा है, एन की वैल्यू क्या होगी 20,
लेकिन सर ए की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है, ये तो नहीं पता। तो इन ए और डी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ही हम इन दो वैल्यूज को दिया गया है, और इन दो वैल्यूज के जरिए हम इस वाले रिलेशन के जरिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अरे कैसे, सबसे पहले हमने लिखा A9 बराबर लिखा A5। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें कितना जोड़ा जाए, दिमाग अगर ना यूज कर पाओ, माइंड में कोई भी दिक्कत न करे तो इसमें जिसको माइनस कर घटा देना, इतना तो ठीक है कि कितना जोड़ना है समझ में नहीं आ रहा है, घटा दो। 9 में तो 5 गए 4, कितना आया 4। वो क्या लगाना है डी, क्या लगाना है डी। अब A9 की वैल्यू 36, A5 की वैल्यू 20 प्लस में 4D। ये 20 जो प्लस का आपको दिख रहा है किसको हो जाएगा, माइनस का, कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पर आप जानते हैं वेरिएबल अपने आप लेफ्ट में आ जाता है, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, और 4 मल्टीप्लाई कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में, कहाँ चले जाएगा डिवाइड में। तो आंसर कितना आया फाइनली 4। तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 आ गई। कितनी आ गई डी की वैल्यू, 4 आ गई। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें A5 को, सुनना ध्यान से, मैं ये भी तो लिख सकता था A5 डी की मिल गई हमें, फिर एक ए की और निकालनी है, आपको समझना, डी की तो निकल गई, ए और निकालना। A5 को क्या मैं ये नहीं कह सकता था A1 प्लस 4D, ये भी तो कह सकता हूँ। पहले तो इन दो के रिलेशन से मैं डी की वैल्यू निकाल दी, अब हम ए निकालने के लिए इनमें से किसी एक टर्म को लेकर उसको सॉल्व करें। A5 की वैल्यू आपकी यहाँ पर कितनी है, या आप डायरेक्टली लिखना चाहे तो लिख जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं A1 को हम कह सकते हैं A5 माइनस, इसलिए मैंने ध्यान रखना बच्चों माइनस में ही लिखाया था, ताकि हम लाइंस को थोड़ा सा बचा सकें। ठीक है, कि हम जितनी जल्दी टाइमिंग का प्रॉब्लम होती है तो टाइम को बचाने के लिए हमें यहाँ पर जल्द से जल्द स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A5 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आपकी कितनी दी गई है 20 माइनस 4D, 4 मल्टीप्लाई 4। A1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 माइनस 16, आंसर बिकम आपका, ठीक है, वैल्यू आ गई, A1 की भी आ गई और D की भी आ गई। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा होता है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आपको पूछा जाता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और इसके क्वेश्चन जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा। अब यहाँ पर A1 और D की ही वैल्यू निकली, अब AN का फॉर्मूला लगाएंगे, तो A20 हमें निकालना था, इसमें A की वैल्यू 4 आई है, प्लस N की वैल्यू 20 माइनस 1 आई है, और D की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 4 आ गई, कितनी आ गई 4। तो 4 प्लस 19 माइनस 4, 90 मल्टीप्लाई 4, आंसर कितना आएगा 76, आंसर आया 80, कितना आया 80। तो बच्चों जल्दी से इस क्वेश्चन को तब तक नोट करिए, ठीक है। तो हो गया बच्चों ये कंप्लीट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जैसे ही आपने कंप्लीट कर लिया तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक लास्ट टॉपिक होता है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट टॉपिक, अब उसको हम कंप्लीट करते हैं ताकि हमारा चैप्टर जल्दी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये होता है सम ऑफ टर्म्स, क्या होता है सम ऑफ एन टर्म का। इसका आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू आपको सभी पहले से डिफाइंड होती है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। तो एस का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 टी, क्या होता है 2a प्लस एन माइनस 1, ठीक। इस फॉर्मूले को आप ये भी लिख सकते हैं एन बाई 2, ठीक। ये फॉर्मूला जो आप दिख रहा है देखो a प्लस एन माइनस टी को क्या कहते हैं ए एन कहते हैं, तो एक a यहाँ पर बच रहा है, तो यहाँ क्या चलेगा a प्लस ए एन, इसको ये भी लिख सकते हैं, और ए एन को आपने सीखा था क्या लिख सकते हैं एल भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म में, तो क्या लगता है ए प्लस एन। बच्चों आपको याद रखना है क्वेश्चन जो होता है हमें वैल्यूज और वेरिएबल के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, वैल्यू जिसकी दी गई है वो फॉर्मूला लगाएं। इन तीनों में से अगर आपको ए एंड डी तीनों की वैल्यू दी गई है ये लगाएंगे, अगर आपको ए और ए एन की दी गई है तो ये वाला लगाएंगे, ए और एल की दी गई है तो ये वाला लगाएंगे, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले आपको यूज करने पड़ते हैं, तो तीनों ही आपको नॉर्मली याद करते हैं, वैसे तो आंसर सभी से सेम है, ठीक है, लेकिन आपको क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग में फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है, ठीक। तो वो क्वेश्चन आप जरूर यूज करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आप क्या कर सकते हैं इनको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर फाइनली हमारा इतना सही है, ये हमारा फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपको ध्यान रखना, अब मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करूंगा, तो उस वीडियो का वेट करिएगा, ठीक है। लास्ट और 2 डेज में आपके पास वीडियो आ जाएगी जिससे आप क्या कर सकते हैं उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद एक लाइव डाउट सेशन की वीडियो भी करते हैं जिसमें हम लाइव क्लास लेते हैं, जिसमें आप अपने डाउट समझाकर लाइव क्लास में पूछ सकते हैं।
जिसमें वन ऑन वन हम क्या कर सकते हैं, आपके डाउट्स में यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।